हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है असेंट वर्ल्ड यानी प्राचीन विश्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो 9th में हो चाहे 10th क्लास में हो। इवन कि जो NIS बोर्ड में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे पंजाब बोर्ड के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड हो, अगर उनके सिलेबस में असेंट वर्ल्ड है सामाजिक विज्ञान में, तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है आज हम विचार करेंगे मिस्र की सभ्यताएं हो, भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी सभ्यताओं के विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो ये टॉपिक जो कंपटीशन तैयार ही करते हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और इसमें हम विस्तारपूर्वक इन पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों NIS सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the Ascent World chapter, there is a most important topic arrive here: India Indo-Valley civilization. India's Valley civilization, there is a most important civilization here. Do you know that India is also part of Brazilian civilization, which are flourished in the valley of river Indo and other warring regions. And this Ascent civilization was discovered when archaeologists began to excavating a site connected with the 1920th century. This first site is excavated via Harappa and Mohenjo-daro. That why is also is called Harappa civilization. That is called a Harappa civilization. It represents 100 sites of these cultures are now. The most important site is here Harappa. There is a western Punjab, and Mohenjo-daro is a Sindh, and Lothal is Gujarat, and Kalibanga is Rajasthan, and Ropar the Punjab, and Banavali is there is, and Rakhigarh is the Haryana, and Doravara is Gujarat. There is a most important site here. There is a founder here. There in Sani, there is a most important site is the founder. That is important here. First of all, see here a town planning of Harappa civilization. The Harappa civilization town planning, there is a most important. One of the most interesting feature of this civilization was the emergence of the first urban society in South Asia. The most remarkable aspect was the high level of sophistication in the town planning. Craft and culture. Craft and culture is the planning that are more important. The people live in a well-planned cities. A generally feature of cities was the presence of fortified is the citadel where there are house public building. There is important here. Fortified is capital there with the house public buildings, and the cities had a wild road. There is a city town planning. There a city was a wild road and which cut each other at the right angle. The house were a brick. The house here a brick built, and most of these were two-storied. There is a well bath, drain, and sewage in the each of house. There is a most important development in this time. The well, path, drain, and a sewage in each house. Paved the road and the street as the lightings were also is norm. Apart from living house in the lower town, a big multi-pillared hall have there's also been to discover at the
citadel area and Mohenjo-daro. Here the most striking feature was the Great Path. There is a Great Path is the 180 feet long and 108 feet is a longer and the 108 feet is a wide. There is a most important here a Great Path. The bathing pool it was 39 feet long. The bathing pool is here 39 feet long and 23 feet is wide and 8 feet deep. There is the most important bathing pool here. The great is a granary or Harappa was another important building. The surplus is produced by their peasant was stored here. The granary there is the most important surplus there is a produced and pleasant was stored here. The next year Harappa there is society and economics. Society and economics condition in Harappa culture. The people have practiced agriculture, animal husbandry, art, craft, trade and commerce. Main crops were is a beet, vallis, grey, same and the pea. Evidence of rice has been to found at the Lothal and Rangpur. Lothal and Rangpur there is the most important evidence of rice been found here. The forums mark found to the Kalibanga show that a plunging was the now there at them and sickles where is used for harvesting. A various form of irrigation were a practice. The cotton was a now a product. Cotton was a now a product. The animal like a cow, goats, sheep, heifer bulls, dogs, cat, camel, and donkey were domesticated. There is a domesticated. The people consume our cares is the fish, meat, milk, egg, and fruits. There is the most important in this time. Tool and weapon made from the copper and bronze were mostly used. Ornament were made of gold, silver, precocious and the semi-precocious stone and conch and the ivories. Iron was not now them to them. Among the artisan and craft person were as potter, weavers, mason and carpenter. Smith and jeweler is a cuspotters and stone culture. The brick maker and the terracotta manufacturings and trade and commerce were also very important economical activities in this time. Both inter-religious trade and external trades were carried out. Several evidence point of Harappa trade with there is a Mesopotamia. Main import is a consist of metal like a gold, tin, copper, and various kind of precocious as semi-precocious stone. Among the exports, there is the agricultural product, cotton, goods, and potteries, jewelries, and the enormous product. And other craft is Harappa. Seals were probably used for a commercially purpose. The society was divided into classes. That is important. The next year, religions and culture. The cloud of the mother goddess seems to be has been very popular among them. The many is a figures of mother goddess has been found. One male or devoted has also been found at the Mohenjo-daro, which has been to call their prototypes of Lord Shiva. Lord Shiva means Pasupati. The Lord Shiva here, Pasupati. This idiot is represented in the seal and sitting in the logics is a posture and surrounding by animal. There is a most important religious culture here. And the lingams, worker and nature worship of tree were prevalent. Can you see there is similarity in the religious practice among the Hindu and Indian even today? When you visit a Shiva temple, you can see the Shiva is a lingam and worshipper. You must be aware that a Hindu also is a worship tree like a people on Harappa civilization time. The next year, technique and skill. Technique and skill, there is a most development in this time. There also is a quite high level of technique skill in this time. They had a knowledge of urban engineering, weight and measuring, wealth and hygienics. They also knew how to write their use to the script, which has not yet been to spared. That is important. And the next topic here, the decline. Decline there is important here. It is difficult to say what actually caused by ultimate
decline of civilization. Naturally, as a climates seem to be the most important, and there is important is the causing of the decline of civilization. The rarings of flood, drying of river, decreasing of soil fertility, and deforestation due to the constant consumption of woods, and like earthquakes, scant rainfall, extension of deserts seem to be have a play heavier with their civilization. According to some scholar, the decline of our trade is a Mesopotamia have a maybe contributed to the decline of this civilization. That is important. Mesopotamia maybe have contributed to the decline this civilization, and with decline of literacy is urban life disappear in India for more than 1,000 years. That is the most important point here. आगे जो हमारे समक्ष आया है भारत में हड़प्पा सभ्यता। देखिए भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कहते हैं खुदाई से भी बहुत कुछ मिले हैं, लेकिन फिर भी जो है इसकी जो लिपियां हैं पढ़ी नहीं जा सकी, तो पूरी जानकारी हमारे समक्ष नहीं रहती है। लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय सभ्यताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि जब इतनी विकसित हड़प्पा सभ्यता थी तो आखिर पतन कैसे हो गया इसका। तो इस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे हर एक पहलू पर, चाहे वो नगर योजना हो, चाहे वो स्नानगार हो, चाहे भोजन का भंडार हो, चाहे पतन हो। तो आपको त्रिपाण सिटी सेंटर साथ बने रहना पड़ेगा। तो देखिए कहते हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो बात करें हम भारत में हड़प्पा सभ्यता के विकास को, तो कहते हैं भारत में कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी और इसके अलग बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई। सिर्फ सिंधु घाटी में ही हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ, कई क्षेत्रों में जो है इसके प्रमाण मिले हैं कि इसका जो है विस्तृत क्षेत्र थे। और इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक शहर जो था हड़प्पा के नाम से सभ्यता कहते हैं, यानी एक शहर था जिसको हड़प्पा कहते हैं, इसलिए इसका जो है सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उन लोगों को भी जाता है जिन्होंने इसको खोज की। दयानंद सैनी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए। इसे विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी के स्थल पर मिला था, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहचाना जाता है। देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत प्राचीन है और बहुत काफ़ी जो है महत्व भी रखता है। इस सभ्यता के नगर जो है अगर देखा जाए तो 1920 के दशक में प्रकाश में आया था, यानी देखा जाए तो मार्शल और दयानंद सैनी के जो है विशेष जो है प्रयत्नों से जो है ये 1920 के आसपास जो है इसकी खोज की गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं उन दोनों साइंटिस्टों के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में। जब पुरातत्वविदों में वहाँ खुदाई की गई तो उसमें हमें बहुत कुछ जो है जानने को मिला, समझने को मिला। अब तक हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का पता चल चुका है, यानी देखा जाए आज के समय में तो कहते हैं हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों का जो है हमें पता चल चुका है। साथ ही इसके 3 चरणों में है जो है हम इसको विभक्त किए हैं। एक तो आरंभिक दशा थी, दूसरी प्रवृत्त अवस्था थी और तीसरा पतन काल था। ये तीनों चरण जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि आरंभिक कैसा हुआ, क्यों जो इतना सभ्यता विकसित हुई। प्रवक्ता अवस्था में यही होती है कि बीच में जो है क्या क्या इनके साथ घटित हुआ, और पतन है तो पतन का क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए। देखा जाए तो ये दौड़ जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी, और यहाँ शहरी सभ्यता काफ़ी फल फूल रही थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हड़प्पा के क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब जो है हड़प्पा में पड़ता है, मोहनजोदारो सिंध में, और लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, और रोपड़ पंजाब में के बनावली जो है राखी गढ़ी हरियाणा, और धलावीरा जो है गुजरात में। तो ये सारे क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के विकास के लिए। और देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदारो भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा संस्कृति की जो है बस्तियाँ उत्तर में मंडा यानी जम्मू, और दक्षिण में दैमाबाद यानी नर्मदा मुहाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्र हैं। पश्चिम में जो है सुतकरगोदर
मरकान तट बलूचिस्तान में है और पूर्व में ज्वाला में गिरपुर यानी मेरठ के निकट उत्तर प्रदेश में अलामगीरपुर है, वहाँ पर इसकी प्रमुख स्थल है। ताकि तो फैला हुआ है। और दूर जारी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में एक हड़प्पाई बस्ती की स्थापना शेरतुगाधाई में की गई थी। तो ये सारे क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे ये बात साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी हर एक क्षेत्र में फैली हुई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कुछ न कुछ अवशेष जो है हमें हर क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी और इनका जो है काफ़ी दूर तक जो है रिलेशनशिप रही होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ रखती है। उसके पश्चात अगर हम नगर योजना की बात करें तो देखिए नगर योजना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है इस समय काल में। वे लोग सुनिश्चित नगरों में रहते थे, यानी सुनियोजित यानी एक व्यवस्थित नगरों में रहते थे। हड़प्पाई शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मजबूत नगर दुर्ग की उपस्थिति थी, यानी यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जाता था। दुर्ग का मतलब होता है चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की जाती है। दुर्ग में सार्वजनिक इमारत भी होती थी। इसमें एक तो देखिए सार्वजनिक और एक निजी। निजी मतलब अपना खुद का, सार्वजनिक जो सबके लिए बनाई जाती थी। तो ये दुर्ग के अंतर्गत आता था। दुर्ग के नीचे नगर का दूसरा हिस्सा था, यहाँ आम लोगों के मकान थे, यानी एक जहाँ पर ये नगर बसाई गई थी उस नीचे दुर्ग भी बनाया गया था और नीचे जो थे आम लोगों के लिए मकान भी बनाए गए थे। नगरों में चौड़े सड़कें थी जो समकोण एक दूसरे को काटती थी। मकान ईंटों के बने हुए थे। इसका मतलब है कि उनको ईंटा का भी भली भांति ज्ञान हुआ करती थी उस समय। ज़्यादातर मकान 2 मंजिले हुए करते थे, यानी उनका जो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था फिर भी ये 2 मंजिलों तक जो है मकान का निर्माण करने में सक्षम थे। हर एक घर में कुएँ होते थे, स्नान गृह होती थी, नाली और प्रणालियाँ भी होती थी। साफ सफाई का स्तर बहुत उन्नत था, यानी देखा जाए तो वो लोग साफ सफाई में काफ़ी उन्नत पद्धतियों का उपयोग किया करते थे। खंडसें बिछी सड़कें और जो है सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था अनजानी नहीं थी, यानी प्रकाश की व्यवस्था भी की गई थी। मौजूदारों में निचले शहर में जो है निवास गृहों के अलावा दुर्ग वाले क्षेत्र में अनेक खंभे वाले विशाल हॉल भी हमें मिले हैं। अब देखिए खंभे वाले विशाल हॉल का आखिर क्या मतलब रहा होगा। यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता थी विशाल स्नान गृह, यानी देखा जाए तो इसके स्नान गृह की जो लंबाई थी वो 180 फुट थी और चौड़ाई देखा जाए तो 108 फुट। कहते हैं लंबाई चौड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रखता है। ठीक है, क्योंकि 180 फुट थी। उसमें स्नान के लिए जो इस्तेमाल होने वाला जलाशय जो है 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा थी, जो स्नान के लिए जलाशय बनाई गई थी। हड़प्पा का विशाल अनाज भंडार भी उनमें से महत्वपूर्ण था, जो कि वहाँ पर हमें खुदाई से प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हो कि नगर योजना जो थी हड़प्पा सभ्यता की वो काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी उन्नत थी। अब देखिए हमारे समक्ष जो आया है समाज और अर्थव्यवस्था का उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो समाज भी थी और वो अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्य भी करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार और वाणिज्य में माहिर थे। यानी देखा जाए तो कृषि करने, पशुपालन, दस्तकारी, व्यापार में और वाणिज्य में काफ़ी वो लोगों को काफ़ी नॉलेज थी। मुख्य फसलें उस समय जो हुआ करती थी देखा जाए तो गेहूँ, जौ, राई, तिल और मटर थी, जिसका वो जो है अपने भोजन के लिए उपयोग किया करते थे। लोथर और रंगपुर में हमें धान मिली हैं। अब देखिए धान मिलने का मतलब है कि इसका मतलब वो धान से भी भली भांति परिचित हुआ करते थे और धान का जो है चावलों के रूप में सेवन किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। कालीबंगन में हमें हल की लीक के निशान मिले हैं, यानी वो हल चलाने के लिए भी काफ़ी सक्षम थे और उन्हें हल का भी काफ़ी ज्ञान हुआ करता था। उनसे पता चलता है कि वे हल का इस्तेमाल भी करते थे, यानी हल का भी इस्तेमाल को बखूबी किया करते थे और फसल काटने के लिए वो हसुआ का भी इस्तेमाल होता था। यानी जो आज के समय में गाँव में हसुआ जो है यूज़ किया जाता है, जो कि फसलों को काटने के लिए उपयोग होता है। तो इसका मतलब हर चीज़ का उनको जो है नॉलेज थी। सिंचाई कई तरीके का इस्तेमाल भी होता था। लोग कपास, रुई की जानकारी भी थी, यानी देखा जाए तो लोग
सिंचाई के कई तरीके के इस्तेमाल जानते थे और लोग जो थे उस समय के, उनको कपास की भी भली भांति नॉलेज थी और रुई की भी पुण्य जानकारी थी। कहते गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊँट और गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाया जा चुका था। यानी इस समय के दौरान देखा जाए तो गाय हो, बकरी हो, भेड़ हो, सांड हो, कुत्ते हो, ऊँट हो, गधे, सभी को जो है पालतू बनाया जा चुका था उस समय। लोग अनाज में जो अनाज के साथ मछली, मांस, दूध, अंडे और फल खाया करते थे। ये इनका प्रमुख भोजन हुआ करता था। ठीक है, अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे और फल उनके मुख्य भोजन के रूप में देखा जा सकता है। ज़्यादातर तांबा और कंचा के बने औजार और हथियार इस्तेमाल किया करते थे। यानी ज़्यादातर तांबा, कांसा के बने औजार उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। जेवरात के रूप में देखा जाए तो जेवरात के रूप में सोना, चांदी, कीमती पत्थरें, रत्न, शंख, हाथी के दांत के बने होते थे। यानी ये जेवरात हुआ करते थे। जिसमें सोना को भी उनको भली भांति नॉलेज थी, चांदी का भी, कीमती पत्थर के बारे में भी लोग जानते थे। रत्न और शंख हाथी के दांत से बने होते थे। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। कहते हैं हड़प्पा कल्चर सभ्यता बिल्कुल जो हमारी सभ्यता की जैसी ही थी। तो ये काफ़ी महत्व रखता है, इसे बहुत ही एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहीं ये तो नहीं कि ये जो है हड़प्पा कल्चर जो हमें मिली है, कहीं आज ही समय कुछ समय पहले की स्टोरी तो नहीं थी। कहते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सारे कुछ जो है हमारे जैसे ही उनके रहन सहन थे। इवन कि घर उर का भी डिज़ाइन देखा जाए तो हमारे आज आधुनिक युग के जैसे ही है। या तो वो टेक्नोलॉजी रूप में काफ़ी विकसित थे, उनको हर चीज़ का नॉलेज था, या इसमें कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर दिख रहा है। क्योंकि जहाँ तक आप समझ रहे हो, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे चीज़ से परिचित है, जैसे कि हमारे समय काल में है और ये पुरातन सिविलाइजेशन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखा जाए, अगर आगे हम बात करें तो दस्तकारों में कुम्हार भी उस समय उनको भली भांति पता था, कुम्हार होते थे। बुनकर भी उनको पता है, राजमिस्त्री भी, बढ़ाई भी, लोहार, सुनार, शिल्पकार, संग तराश, ईंट बनाने वाले और ठठेरे शामिल थे। देखिए, ये सारे बात जो है आज के आधुनिक युग में भी पाए जाते हैं। और 100 साल पूरा पीछे जाएं तो उस समय में भी ये सारे कुछ मिल रहा है। तो ये सभ्यता तो काफ़ी पुरानी है, कहते हैं बहुत 100 साल पुरानी है। लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि ये 100 साल पहले भी ये सारे कुछ हुआ करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सोचने वाली बात है कि ये सभ्यता आखिर थी कैसी। क्योंकि ये सभ्यता बिल्कुल ही जो है हमारे आज की सभ्यता की तरफ इशारा कर रहा है। यदि बात करें, वर्जनीय व्यापार भी जो है महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में उस समय शामिल थे। स्थानीय व्यापार के साथ साथ जो व्यापार भी चलता था, यानी स्थानीय व्यापार के साथ व्यापार भी वो दूसरे देशों के साथ करते थे। अनेक संदेह इंगित करते थे और मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का संबंध था। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेसोपोटामिया जो है उसी समय काल में थी और ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ उनका काफ़ी अच्छा संबंध था। वो सोना, राग, तांबा जैसी धातुओं का और अनेक प्रकार के रत्नों को आयात करते थे और निर्यात में कृषि उत्पाद, सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत के बने चीज़ें को जो है लाते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि देखिए, सोना हो, रागा हो, तांबा हो जैसे धातु हम भी परिचित है, वो भी परिचित थे। कृषि उत्पाद में जो है सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत काफ़ी महत्वपूर्ण थे और आधुनिक युग में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखा जाए तो ये सभ्यता कितनी विस्तृत थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। देखा जाए तो हड़प्पा के जो है मिट्टियों के बने मोहरों का इस्तेमाल संभवतः वर्जनीय उद्देश्य के लिए करते थे। यानी मोहरों जो उदाहरणों में हमें जो प्राप्त हुई है, मिट्टी की बने मोहरें हमें मिली है। मोहरों का मतलब होता है रुपीस, पैसा। तो ये हमें उस समय मिली है, जो कि कहते थे कि उद्योग के विकास के लिए यूज़ की जाती थी। समाज वर्गों में विभाजित था। नगर दुर्ग की मौजूदगी शासक वर्ग के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। अब देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई जगह तो ये बात लिखी गई है कि उनमें जो है राजा उजा नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर राजा नहीं हुआ करते थे तो उन्होंने दुर्ग क्यों बनाए थे, और दुर्ग के ऊपर जो है एक राजमहल जैसा क्यों व्यवस्था बनाई गई थी, और जब बाकी नागरिक थे वो नीचे वाले क्षेत्र में क्यों रहते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस समय के लिए। तो आप समझ सकते हो कि उस समय नगर दुर्ग थी और नगर दुर्ग की मजबूती शासक वर्ग के अस्तित्व का तरफ इशारा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें संभवतः पुरोहित भी शामिल हुआ करते थे समाज में, अनेक अलावा सौदागर, दस्तकार और आम लोग। लेकिन हमें इसके बारे में ठीक ठीक पता नहीं चला है, और नहीं चलने का कारण सबसे बड़ी बात यही है कि इस समय की लिपि जो है
आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उसके पश्चात आता है धर्म और संस्कृति। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत धर्म और संस्कृति किस प्रकार की थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आपको मैं बता दूं कि मात्र देवी हड़प्पा वासियों के बीच बेहद लोकप्रिय प्रतीत होती है, कि खुदाई से हमें मात्र देवी की मूर्तियां मिली है। तो इसका अर्थ है कि हड़प्पा वासियों के बीच जो है मात्र देवी की मूर्तियां काफ़ी लोकप्रिय होती थी, और मात्र देवी की मिट्टी की बनी जो है मूर्तियाँ भी मिली है, यानी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ भी हमें मिली है। तो इसका मतलब है कि मात्र देवी की है जो है वो पूजा पाठ किया करते थे। मोहनजोदाड़ो में एक पुरुष देवता भी मिला है, जिसे शिव यानी पशुपति का आदि रूप भी कहा जा सकता है। यानी एक हमें और भी मोहनजोदाड़ो में जो है एक और भी स्टैचू मिली है, एक बना हुआ मिला है, जो कि काफ़ी पुरुष देवता की तरफ इशारा करता है, जिसे शिव यानी पशुपति के नाम से जाना गया। उसे एक जो है मोहर पर पशुओं के घिरे योग की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया। तो कहते हैं ये मोहर में है, मोहर मतलब पैसे जो बनाए गए थे उस समय, उसमें पशुओं के धीरे योग की मुद्रा में बैठा हुआ नज़र दिखाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। लिंग पूजा और वृक्ष और जरा मतवाद भी प्रचल थे, यानी उस समय देखा जाए तो लिंग की भी पूजा की जाती थी, यानी में जो है लिंग की पूजा की जाती थी, और पुरुष और जरावाद बात का प्रसंग में थे। विभिन्न स्थलों पर मिले तावीलों और अनजंतर आत्माओं तथा उसके विश्वास की तरफ इशारा करता है। यानी देखिए, तावीज़ और जो है जंतर आत्माएं, ये सारे के सारे बात जो है वो अंधविश्वास की तरफ इशारा करता है, कि वो अंधविश्वास को भी बिलीव करते थे, यानी जावी टोना में उनको विश्वास पूरा पूरा होता था। हड़प्पा वासियों ने उच्च स्तरीय तकनीक की चीज़ें हासिल भी की। उन्होंने नगर अभियांत्रिक और चिकित्सा जो है माप तोल और स्वच्छता की जानकारी भी थी। वे जानते थे, वे एक लिपि का प्रयोग करते थे जिसे अभी तक नहीं समझा जा सका, यानी वो लिपि ही है जिसको अभी तक जो है पढ़ा लिखा नहीं जा सका, क्योंकि बहुत बड़ी जो है आने वाला समय में शायद कोई हो जिसे पढ़ सके, लेकिन पढ़ने के बाद ही हमें हड़प्पा सभ्यता की वास्तविकता का जो है उजागर देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता इतनी विस्तृत थी, तो आखिर इसका पतन होने के सबसे पीछे वजह क्या रही होगी। यह कहना कठिन है कि ठीक ठीक किन कारणों से सभ्यता का जो है पतन हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि आर्य के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता खत्म कर डाला होगा, यानी आर्य जो थे वो आए तो हड़प्पा सभ्यता का जो है ख़त्म हो गया, यानी युद्ध हुआ होगा जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व जो है हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन संदेह में प्रतीत होता है, क्योंकि आर्य के भारत आने से सदियों पहले इस सभ्यता का पतन हो गया था। अब देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इम्पोर्टेंट बात है कि हड़प्पा कल्चर के जो है पतन हो गया, यानी संदेह है कि प्रतीत होता है कि आर्य का भारत आने से सब पहले ही जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था। तो इसका मतलब ये बात तथ्य गलत है कि आर्य के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, ये तथ्य बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आर्य के आने से पहले ही हड़प्पा सभ्यता का जो है खत्म हो गया था। प्राकृतिक आपदाएं इस सभ्यता का पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण पड़ती है। ये बात मानने योग्य है कि प्राकृतिक आपदा ने जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है विनाश किया होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात बताया गया है। बार बार बाढ़ आने से नदियों की जो है सूखना, मिट्टी की उर्वरता में हर्ष, लकड़ियों में लगातार इस्तेमाल से जंगलों का जो है सफाया, भूकंप, अवशिष्ट रेगिस्तान के फैलाव संभव, इस सतह पर भूमिका निभाई होगी। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यही आता है कि हो सकता है कि नदी में बार जो है बाढ़ आ जाने की वजह से वो लोग वहाँ से पलायन कर गए होंगे, या ये भी हो सकता है कि मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाने के कारण वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ कर चले गए होंगे। तो प्रश्न बहुत है, बट आंसर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपको इस तरह आंसर भी करने की आवश्यकता है। ठीक है, लकड़ियों के लगातार यूज़ करने की वजह से जो है काफ़ी देखा जाए तो सब हो गया, भूकंप, अपवशिष्ट रेगिस्तान फैलाव समय इस सभ्यता के पतन का मुख्य रहा होगा। और भूकंप को भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि भूकंप के साथ कारणों से जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ की राय में मेसोपोटामिया से हो रहे समुद्री व्यापार में गिरावट की भी इस सभ्यता का पतन का मुख्य कारण रही होगी। अब देखिए, कहते हैं जैसे व्यक्ति वैसा उसका विचार, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो ये कई कारण हो सकते हैं, जैसे सूखा पड़ना, उर्वरता में हर्ष, भूकंप आ जाना, बार बाढ़ आना। तो इन कारण को ही हम मेन बना सकते हैं,
ठीक है, या प्राकृतिक आपदा को भी हम मना सकते हैं। क्योंकि अगर हम आक्रमण की बात करें तो आक्रमण तो पहले ही झूठी बात हो चुकी है कि हड़प्पा कल्चर जो है पहले ही ख़त्म हो गया था आर्य के भारत में आने से पहले ही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सभ्यता के पतन के साथ ही जो है साक्षर एवं शहरी जीवन भारत में 1000 साल से अधिक समय के लिए लुप्त हो गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एक टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत था, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत था। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। और मैंने इसीलिए जो है इसके इम्पोर्टेंट एक ही साथ रखा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप सोचिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, हमारा काम तो निकल गया है, तो आप शायद गलतफहमी में हो। आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेके जो है MA तक बच्चों के लिए अग्रसर है। तो आपको जो है तिरपान स्टडी सेंटर कोई ना कोई रूप में अवश्य ही काम आ सकता है, इसलिए सोचना नहीं है, विचार मत कीजिए। जो रेड आपको दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको दबाइए और जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई विचार है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से जो होता है जो है काफ़ी हमें बल मिलता है और आपके लिए अच्छा करने के जो है प्रेरणा मिलता है।